स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं की भूमिका के अंतर्गत 73वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 से पूरे भारत में लागू हो गया। 73वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में भाग 9 जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 ओ के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है और अनुसूची 11 भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज को राज्य सूची का विषय बनाया गया है। इसके अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत की गठन ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत की स्थापना। परंतु यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, ऐसे राज्यों में पंचायती राज के 2 स्तर की स्थापना की गई है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद की स्थापना। जैसे कि गोवा है, मणिपुर है, इन छोटे राज्यों में जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ 2 स्तर में पंचायती राज की स्थापना की गई है और बाकी राज्यों में, अधिकांश राज्यों में पंचायती राज त्रिस्तरीय विषयों को 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को सौंपा गया है। इस प्रकार से 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती, ग्रामीण पंचायती जो निकाय है, इनका निर्वाचन की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 243 के तहत सौंपा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसका एक अध्यक्ष होता है जिसे राज्य निर्वाचन अधिकारी या राज्य निर्वाचन आयुक्त के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसको इसके पद से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के भांति ही हटाया जा सकता है। राज्य में पंचायत से संबंधित चुनाव कराने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, निर्वाचन के लिए मतदाता सूची का निर्माण, मतदाता सूची में नाम जोड़ना, नाम हटाना, कुल मिलाकर के मतदाता सूची का संशोधन का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग
के द्वारा किया जाता है। परिसीमन से संबंधित किसी भी विवाद को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि पंचायत चुनाव में गड़बड़ी या किसी दुर्व्यवहार या विवाद को उच्च न्यायालय के द्वारा सुलझाया जाता है। इस प्रकार से निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायतों का चुनाव होता है। इसके चुनाव में सदस्यों की जो योग्यता है वह 21 वर्ष निर्धारित है और प्रत्येक स्तर पर सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। अगर हम अध्यक्षों की बात करें तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष अर्थात सरपंच या ग्राम प्रधान, उसका जो चुनाव है वह लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। जनपद पंचायत, जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष न होकर के परोक्ष रूप से होता है। मतलब जनपद और जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं उस सदस्यों के ही द्वारा अपने में से किसी को अध्यक्ष चुना जाता है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज को लेकर के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस आरक्षण में राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण प्रदान किया गया है। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि SC ST वर्ग को छोड़ करके OBC को आरक्षण देना या न देना राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार के ऊपर होता है। उसी प्रकार से महिलाओं को भी आरक्षण है। 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं को कुल सीटों के 1/3 सीटों में आरक्षण प्रदान की गई है, जबकि हाल ही के वर्षों में कुछ राज्य सरकारों के द्वारा, कुछ राज्य विधानमंडलों के द्वारा महिलाओं को स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण प्रदान की गई है, जैसे कि मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हमारे छत्तीसगढ़ में। यह आरक्षण सदस्यों के लिए है। अध्यक्ष पद पर आरक्षण ST SC महिला को होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यह भी राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल के मर्जी पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से 73वें संविधान संशोधन में सदस्यों के लिए योग्यता 21 वर्ष निर्धारित की गई है और इसको छोड़ करके सदस्य में राज्य विधानमंडल के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। पंचायती राज, ग्रामीण जो पंचायती राज स्वशासन है, इसकी सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा को माना गया है और ग्राम सभा के सदस्य उस ग्राम के सभी जिनका नाम मतदाता सूची में है और जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, वे सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। कार्यकाल की अगर बात करें
पंचायतों का कार्यकाल 73वें संविधान संशोधन में 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। अगर 5 वर्ष से पहले अगर किसी पंचायत का विघटन हो जाता है किसी भी स्तर में, तो आगे उसका जो फिर से चुनाव 6 माह के अंदर में कराना अनिवार्य है। लेकिन अगर किसी निकाय का, किसी पंचायत का कार्यकाल 6 माह बाकी है और उसके पहले अगर विघटन होता है, तो ऐसे स्थिति में पूरे 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है। जबकि अगर पंचायत के विघटन चुनाव के गठन के 1 साल बाद, 2 साल बाद होता है, तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव होता है वह चुनाव शेष कार्यकाल के लिए होता है, न कि पूरे 5 वर्ष के लिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था, सदस्यों की योग्यता, पंचायत चुनाव में ST SC महिला OBC को आरक्षण, साथ ही साथ कार्यकाल से संबंधित प्रावधान, भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 को तक के उप अनुच्छेदों में वर्णित है। इस प्रकार से देखते हैं कि जहां ग्रामीण पंचायती राज के चुनाव के लिए 243 के में निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है, 243 डी के तहत राज्य के ST SC OBC महिला वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से पंचायतों को वित्तीय रूप से सशक्त और सक्षम बनाने के लिए अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था की गई। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यह एक बहुसदस्यीय संवैधानिक निकाय है और राज्य वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य है वह राज्य और पंचायतों के द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क का निर्धारण करना, उनके बीच में एकत्रित कर का बंटवारा करना, शुल्क, कर, पदकर, फीसें जो हैं उनका उनके बीच में विभाजन करना, कोई भी शुल्क, पदकर, कर, फीस पंचायतों को राज्य सरकार द्वारा दी जा सकती है। इसके लिए अनुशंसा करना, पंचायतों को राज्य सरकार के द्वारा सहायता अनुदान देने के लिए सिफारिश करना, साथ ही साथ पंचायतों के वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय का सुझाव देना और राज्यपाल के द्वारा जो भी आवश्यक समझा जाए ऐसे कार्य को राज्य वित्त आयोग को सौंपा जाता है।
इस प्रकार से राज्य वित्त आयोग के द्वारा पंचायतों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया। आगे पंचायतों का अधिकार। पंचायतों के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 243 जी में किया गया है। पंचायतों के अधिकार कार्य शक्ति। पंचायतों को विधि निर्माण करने का अधिकार नहीं है। हालांकि पंचायतों को कर लगाने और उसको संग्रहण करने की शक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा विधि निर्माण करके सौंपी गई है। राज्यों के विधान मंडल राज्य सरकार के द्वारा पंचायतों को अधिकार कार्य करने के विषय सौंपे जाते हैं। इसमें पंचायती राज की जो सबसे छोटी या प्रथम जो इकाई है वह ग्राम सभा होता है। ग्राम सभा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ग्राम सभा के कार्य वार्षिक लेखा विवरण, वार्षिक लेखा परीक्षण की रिपोर्ट की जांच करना, साथ ही साथ ग्राम पंचायत के क्रियाकलापों की जांच करना, पिछले वर्ष के ग्राम पंचायत के आय व्यय की जानकारी मांगना, ग्राम में वयस्क, शिक्षा, बच्चों से संबंधित या परिवार कल्याण से संबंधित योजनाओं में सहायता देना, विभिन्न प्रकार की जो शासकीय योजना है उन योजनाओं के लिए पात्र हितग्राही लाभार्थियों का चयन करना, नए करों के प्रस्ताव, वर्तमान में जो कर हैं उनमें वृद्धि संबंधी प्रस्ताव पर विचार करना, साथ ही साथ ग्राम पंचायत के शासकीय योजनाओं में शारीरिक रूप से श्रमदान के द्वारा या वस्तुओं का आंशिक अंशदान देना, सामुदायिक विकास योजनाओं में कार्यक्रमों में सहायता देना। इस प्रकार से ग्राम पंचायत के द्वारा की जाने वाली कार्यों का जो प्रस्ताव है वह ग्राम सभा के द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित होती है। ग्राम पंचायत के कार्य को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला ऐच्छिक कार्य और दूसरा अनिवार्य कार्य। अनिवार्य कार्य ऐसे कार्य हैं जिनको ग्राम पंचायतों को करना जरूरी होता है, जबकि ऐच्छिक कार्य ग्राम पंचायत अपने इच्छानुसार या राज्य सरकार के आदेशानुसार करता है। अनिवार्य कार्यों की अगर बात करें तो अनिवार्य कार्य में सार्वजनिक तालाब, कुआं, जलाशय का निर्माण करना, उनका मरम्मत करना, उनका रख रखाव करना, साथ ही साथ सार्वजनिक मार्ग,
सड़क, नालियों, शौचालयों का निर्माण करना, उनका देखरेख करना, मरम्मत करना, सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक जो सड़क है, मार्ग हैं, उनमें प्रकाश की व्यवस्था करना, कृषि विकास जिसके अंतर्गत भूमि सुधार से संबंधित कार्य करना, पशुओं की रोकथाम के लिए कांजी हाउस की व्यवस्था करना, साथ ही साथ कृषि कार्य को सरल बनाने के लिए लघु सिंचाई साधनों का विकास करना, गांव में पशुओं की नस्ल सुधार के लिए कार्य करना, गांव में सार्वजनिक बाजार, मेले, हाटों की स्थापना करना, गांव में कई प्रकार के जो सरकारी जो योजना है, उन योजनाओं के तहत गांव में टीका जैसे पल्स पोलियो की टीका, सुई लगवाना, विभिन्न जो बीमारी है, महामारी है, उसके रोकथाम के लिए, साथ ही साथ पंजीयन करना, जन्म का, मृत्यु का, विवाह का। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनिवार्य कार्य बहुत सारे हैं। सार्वजनिक जो भी भूमि है उसका प्रबंध करना भी अनिवार्य कार्य के अंतर्गत आता है। कार्य में सार्वजनिक सड़कों, मार्गों के किनारे वृक्ष लगवाना, धर्मशालाओं, विश्राम गृहों, अनाथालयों की स्थापना करना, साथ ही साथ गांव में मद्य निषेध, भ्रष्टाचार उन्मूलन कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, लोगों के बीच में अगर कोई विवाद हो तो उसे आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास करना। इसी प्रकार सामाजिक नैतिक कल्याण के संवर्धन के लिए प्रयास करना, खेल स्थल, पुस्तकालय और पार्कों का निर्माण भी ग्राम पंचायत के ऐच्छिक कार्य में आता है। इस प्रकार से ग्राम पंचायत बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य अपने ग्राम के लोगों के लिए करता है। संशोधन के अंतर्गत जो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, इसकी जो मध्यम कड़ी है, मध्य स्तर का जो निकाय है, इसको अलग अलग भारत के राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। खंड स्तर पर जैसे इसका नाम उत्तर प्रदेश में क्षेत्र समिति या पंचायत समिति के नाम से इसको जाना जाता है। यूपी में तो वहीं पे आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, ये तमाम राज्यों में पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है इसको। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में खंड स्तर पर
इसे जनपद पंचायत के नाम से जाना जाता है। सीजी और हिंदी में जनपद पंचायत। असम की बात करें तो असम में इसे आंचलिक समिति के नाम से जाना जाता है। वेस्ट बंगाल में आंचलिक परिषद के नाम से जाना जाता है। गुजरात और कर्नाटक में इसे तालुका परिषद के नाम से जाना जाता है। तो वहीं पर तमिलनाडु में पंचायत संघ के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब यह है कि भारत के विभिन्न राज्यों में खंड स्तर पर जो पंचायती शासन व्यवस्था की जो निकाय है, इसको अलग अलग नामों से जनपद पंचायत, क्षेत्र समिति, आंचलिक पंचायत परिषद, आंचलिक परिषद, तालुका पंचायत संघ, इन नामों से जाना जाता है। और यह खंड स्तर की जो व्यवस्था है, यह जो जनपद पंचायत है, यह पूरे 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था स्थापित की गई है, उसका धुरी है, केंद्र है। क्योंकि यह खंड स्तर पर पंचायत के कार्यों का निरीक्षण, पर्यवेक्षण करने वाली संस्था होती है और पंचायतों के लिए बनाई जाने वाली समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन जनपद पंचायत के माध्यम से किया जाता है। जनपद पंचायत के जो कार्यकारी जो अधिकारी होता है, उसे खंड विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता है, जिसका कार्य पंचायत के कार्यों का पर्यवेक्षण करना, नियंत्रण करना, साथ ही साथ पंचायतों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है। मुख्य रूप से हम जनपद पंचायत या खंड स्तर की जो शासन व्यवस्था है, इसके कार्यों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, नागरिक की सुविधा संबंधी कार्य, जिसके अंतर्गत अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो गांव हैं, उनमें सड़क का निर्माण करना, उनकी रख रखाव करना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, नालियों का निर्माण करना, साथ ही साथ पुस्तकालय, वाचनालय की व्यवस्था, प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा या पाठशाला की व्यवस्था, नागरिकों की सुविधाओं से जुड़ी हुई व्यवस्था की जिम्मेदारी जनपद पंचायत की होती है। दूसरा, विकास कार्य के अंतर्गत जनपद पंचायत के द्वारा ग्रामीण
क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के योजनाओं का निर्माण और उन योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से किया जाता है। साथ ही साथ यह एक कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करता है और त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की प्रथम कड़ी ग्राम पंचायत और तृतीय कड़ी जिला पंचायत जिला परिषद के मध्य समन्वय सामंजस्य बैठाने का भी कार्य जनपद पंचायत करता है। कहने का मतलब ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के मध्य की कड़ी है, दोनों को जोड़ता है। जो कड़ी है सर्वोच्च कड़ी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का, वह है जिला परिषद। 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो भारत में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है, उसकी सर्वोच्च संस्था या सबसे ऊपरी कड़ी के रूप में जिला परिषद की स्थापना की गई है। इसको भी भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि असम में इसको महकुमा परिषद, तो अधिकांश राज्यों में चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, इन राज्यों में जिला विकास परिषद के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक, तमिलनाडु में इसे जिला परिषद के नाम से जाना जाता है। जिला परिषद। तो वहीं पर हमारे छत्तीसगढ़ और उससे पहले एमपी, मध्य प्रदेश में इसको जिला पंचायत के नाम से जाना जाता है। जिला परिषद कहें या जिला पंचायत कहें, जिला विकास परिषद कहें या महकुमा परिषद कहें, यह मुख्य रूप से निरीक्षणकारी कार्यों का संपादन करता है। यह अपने अधीनस्थ पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण करता है, पर्यवेक्षण करता है, साथ ही साथ उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। आज वर्तमान में जिला परिषद की भूमिका जो है सिर्फ एक परामर्शदात्री सलाहकारी संस्था के रूप में नहीं है, अपितु जिला परिषद के द्वारा आज के समय में विकास कार्य भी किया जाता है, विकास कार्य का संपादन किया जाता है। मुख्य रूप से जिला परिषद के कार्य पंचायत समितियों के बजट का पर्यवेक्षण करना, अनुमोदन करना, पंचायत
समिति के द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाओं को समन्वित करना, पंचायत समितियों के लिए नई कार्य योजना तैयार करने के लिए राज्य सरकार को परामर्श देना, राज्य सरकार के द्वारा पंचायत समिति के लिए जारी की गई धनराशि को पंचायत समितियों में वितरित करना, साथ ही साथ अगर पंचायत और पंचायत समिति, जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत स्तर पर किसी भी प्रकार से शासकीय राशि का दुरुपयोग होता है, अनियमितता होती है उसमें, तो इसकी सूचना जो है जिला स्तर के अधिकारी हैं या जो संभाग आयुक्त है, कमिश्नर है, उनको सूचना देना। साथ ही साथ ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के मध्य में कार्य विभाजन, उत्तरदायित्व विभाजन के लिए राज्य सरकार को परामर्श देने का काम भी जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। जिला परिषद हमेशा जनपद पंचायतों को कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए सतत रूप से निर्देश देते रहता है और इस प्रकार से देखा जाए तो राज्य सरकार के द्वारा जो भी कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत के कार्य योजनाओं से संबंधित जो भी कार्य सौंपा जाता है राज्य सरकार के द्वारा, उन कार्यों को जिला परिषद पूरा करता है। जिला पंचायत का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, सदस्य होता है। इस प्रकार से 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के बाद भारत में पंचायती राज की स्थापना के माध्यम से सामाजिक न्याय संभव हो पाया। पंचायती राज के माध्यम से लैंगिक न्याय, कहने का तात्पर्य महिलाओं की जो भूमिका है आज के समय में ग्राम विकास में पंचायत स्तर पर, वह उल्लेखनीय है। इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए प्रतिनिधियों के चुनाव में 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है और आज वर्तमान में कुछ राज्यों में इसे बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। इससे निश्चित ही महिलाओं में राजनीतिक चेतना में वृद्धि हो रही है। महिला के द्वारा विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। साथ ही साथ पंचायती राज में ग्राम पंचायत स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड का निर्धारण ग्राम प्रमुख के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ ग्राम पंचायत के ग्राम प्रमुख के द्वारा मध्याह्न भोजन, खाद्य सुरक्षा योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली उनके देखरेख में संचालित होता है।
पंचायती राज के स्थापना से, इसको संवैधानिक दर्जा मिल जाने से भारत में नौकरशाही की निरंकुशता पर रोक लगी है, अंकुश लगा है। आज के समय में नौकरशाह और पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के विकास के कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। ग्राम स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम सेवक और ग्राम का जो मुखिया है, सरपंच, ग्राम प्रमुख, दोनों मिलकर के ग्राम के, गांव के विकास के लिए कार्य करते हैं। निश्चित ही इससे जो नौकरशाही में जो निरंकुशता हमको देखने को मिल रहा था, उस पर अंकुश लगा है और नौकरशाह भी अब अपने आप को जन सेवक के रूप में स्थापित कर रहे हैं। नौकरशाही में लचीलापन हमको देखने को मिलता है 73वें संविधान संशोधन के बाद। आज देश जो है वह पंचायती राज के माध्यम से विकेंद्रित नियोजन की ओर आगे बढ़ रहा है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ है, योजनाओं का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। गांव के विकास के लिए योजनाएं पहले ग्राम स्तर पर बना करके उसको पंचायत समिति को भेजी जाती है। पंचायत समिति उसका पर्यवेक्षण निरीक्षण करके उसको जिला परिषद, जिला पंचायत को भेजती है। जिला परिषद इन योजनाओं को, कार्य योजनाओं को समन्वित करके उसका जांच करके उसको राज्य सरकार को भेजती है। इस प्रकार से आज देखें हम तो विकेंद्रित नियोजन के आधार पर जो है पंचायती राज कार्य कर रहा है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि 73वां संविधान संशोधन 1992 जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ भारत में, यह कुछ राज्यों में लागू नहीं होता। इसमें मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन क्षेत्रों के जो अनुसूचित जाति जनजाति जो क्षेत्र हैं, यहाँ लागू नहीं होते। साथ ही साथ मणिपुर के जो जनजाति क्षेत्र हैं, और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला के अंतर्गत जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ 73वां संविधान संशोधन के तहत त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था स्थापित नहीं है। इस प्रकार से 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज के दिशा में पूरा संपूर्ण भारत आगे बढ़ रहा है। हालांकि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता देने के बावजूद भी आज
जो निकाय है, पंचायती निकाय है, उनके समक्ष जो मुख्य समस्या है वह वित्तीय समस्या ही है, वित्तीय समस्या बनी हुई है। इसके बावजूद 73वें संविधान संशोधन लागू होने से पहली बार भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव हो पाया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार खड़ा हुआ। आज पंचायती राज के माध्यम से जनता और शासक के मध्य सीधा संवाद संभव हो पाया है और निश्चित ही पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से गांवों का जो विकास है वह सर्वांगीण विकास संभव हो पाया है। गांव के लोगों में सामाजिक न्याय की स्थापना, साथ ही साथ लैंगिक न्याय की स्थापना, महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है पंचायती राज निभा रही है। महिलाओं में राजनीतिक रूप से जनचेतना का प्रसार और ग्रामीण स्तर पर कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए भूमि सुधार संबंधी कार्यक्रम, उन्नत बीज का प्रबंध वितरण, जल प्रबंध, साथ ही साथ आर्थिक विकास के रूप में देखें तो लघु कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास, मछली पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, ये सारी जो चीजें हैं वह निश्चित ही 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज के माध्यम से संभव हो पा रहा है। इसमें ग्रामीण स्तर के लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा पंचायतों के माध्यम से रोजगार गारंटी योजना, जिसको महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के नाम से जाना जाता है, जो 2 फरवरी 2006 से लागू है। इसके तहत ग्रामीण स्तर पर लोगों को 100 दिन का, किसी राज्य में 150 और 200 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इसी प्रकार से गांवों में बाजार, हाट की व्यवस्था, कुल मिलाकर के हम कहें तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं के माध्यम से आज के समय में लोगों का, गांवों का सर्वांगीण विकास संभव हो पाया है और विकास की ओर आगे अग्रसर है।